नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और संस्कृत इस विषय में आज बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा नंबरों का हम टॉपिक लेकर आए हैं। आपने शीर्षक में देखा होगा अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, वो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 10 नहीं, आपके 30 नंबरों का सारा मैटर है। और इसे आप किस तरह से हल करेंगे, किस तरह से फेस आपको करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, और किस तरह से ये प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। और ये जो टॉपिक है मित्रों, आपके अपठित अवबोधनम ऐसा दे रखा है, 10 अंकों का है। किसी कथा के, किसी महान व्यक्तित्व के, भ्रष्टाचार पर, वातावरण पर, कंप्यूटर पर, परोपकार पर, संस्कृत के गौरव से संबंधित कुछ 5-7 लाइनें आपको देगा, और वो परीक्षा हॉल में ही आपको मिलेगी। और उससे संबंधित कुछ 5-7 प्रश्नों के आपको जवाब देने होंगे, और उसके मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अंक भार का ये टॉपिक है। पहले इसको शुरू करने से पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश, इसके नाम पर। और अपठित माने जो पढ़ा ना गया हो। कैसा? जो पढ़ा ना गया हो। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए अपठित ही क्यों पूछना चाह रहा है वो? आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके लिए कुछ भी अपठित नहीं है, लेकिन फिर भी अपठित देने का उसका रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों अपठित ही चाहता है? तो अगर वो आपको बता देता कि पार्ट 4 से, पार्ट 7 से, पार्ट 9 से, पार्ट 10 से, इनसे कहीं से भी एक गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा, तो आप उसे पढ़ लेते। और जैसे ही आप उसे पढ़ लेते, तो फिर वो आपसे, आपके लिए पठित हो जाता। क्या हो जाता? पठित हो जाता। तो अपठित वो क्यों चाहता है? क्योंकि उसे आपकी समझदारी का आकलन करना है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्लासरूम में, एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को वो 5-7 लाइनें मिले, बच्चा उन्हें समझे, पढ़े और उससे पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे। तो आपकी समझदारी का आकलन है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को पूछने का कारण सिर्फ इतना है, हम इसको पहले समझ लेंगे तो हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान टॉपिक है, हम यूँ ही करके आ जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपठित गद्यांश में यदि 5-7 प्रश्न होते हैं, तो हो सकता है कि 4 प्रश्न तो आपको उस गद्यांश में मिल जाए, लेकिन 3 प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप उस गद्यांश को 1000 बार भी पढ़ लें तो भी आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि हमने गद्यांश को पहले पढ़ा नहीं है, और पढ़ने के बाद ठीक से समझा नहीं है। यदि हम उसे पढ़ते, ठीक से समझते, और हमारी समझदारी का आकलन वो प्रश्नों में करना चाहता है, इसलिए यदि हमने गद्यांश को पहले पढ़ा है, पहले समझा है, तो हम उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। आज ऐसी ही क्लास है हमारी, एक अपठित गद्यांश भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले अपठित गद्यांश के विषय में सारी चर्चाएं आपसे कर लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छे नंबर का पाठ है, 10 नंबर का पाठ है। अपठित गद्यांश कुल मिलाकर आपकी समझदारी का आकलन है। यानी कि परीक्षा हॉल में आपको जो गद्यांश मिलेगा 5, 7, 8, 10 लाइन का, किसी भी घटना से, किसी भी कथा से, किसी महान व्यक्तित्व के जीवन चरित्र पर आधारित वो हो सकता है। और पहले आप उसे समझें और फिर उसे समझकर प्रश्नों पर जाएं और फिर उसे करने का प्रयास करें। यदि मित्रों आपको किसी ने बताया हो कि अपठित गद्यांश में पहले प्रश्नों को पढ़ें और फिर उत्तर करें, बाद में गद्यांश को पढ़ें, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये अपठित गद्यांश को करने का सबसे घटिया, गलत और सबसे बेकार तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या है
जैसे ही अपठित गद्यांश आया आप उसे पढ़ें, समझने की कोशिश करें। इतना हार्ड आपकी इस क्लास में 10th क्लास के लेवल पर इतना हार्ड अपठित गद्यांश नहीं आएगा कि आपको समझ में ही नहीं आए। एक बार में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा पढ़ें, समझने की कोशिश करें। प्रश्नों को आप छोड़ दें, प्रश्नों को पहले करें ही नहीं, उसके बाद क्या करें, प्रश्नों पर जाएं, और प्रश्नों पर जब जाएंगे आप तो तब तक आप गद्यांश को समझ चुके होंगे। 100% आपको गद्यांश समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप 40-50% की भी समझदारी यदि विकसित करेंगे, समझदारी यदि गेन करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपका कोई प्रश्न गलत हो सकता है। व्याकरणात्मक प्रश्न भी गद्यांश में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि गद्यांश में वह शब्द छांट कर लिखिए जिसका अर्थ ये है, यानी समानार्थी शब्द, विलोम शब्द भी गद्यांश में से पूछे जा सकते हैं, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनके अनुसार भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही नाजुक टॉपिक है, और बहुत ही ध्यान से करने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये 10 नंबर का टॉपिक है। और यही सारी कंडीशन हिंदी में भी लागू होती है, क्योंकि वहाँ पर भी पूछा जाता है। इंग्लिश में भी आप इसे एंशिएंट पैसेज के तौर पर देखेंगे, और संस्कृत में भी इसे अपठित गद्यांश के रूप में देख पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा नंबरों का यहाँ पर टॉपिक है। किस प्रकार से इसको हल करें, तो मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश को आप पहले पढ़ें, पढ़ते जाएं, साथ के साथ ही समझते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं, और फिर प्रश्नों पर जाएं, और फिर धीरे धीरे आराम से उसके प्रश्नों को हल करें। आज हम एक अपठित गद्यांश आपके लिए लेकर आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही अपठित गद्यांश आपसे परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपठित गद्यांश को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसका अभ्यास आप करें, घर पे भी करें। और किताबों से, आपकी किताबों में बहुत सारे अपठित गद्यांश दे रखे हैं, और भी आपको जहाँ कहीं भी कुछ घटनाएं, कुछ निबंध, कुछ कहानियों से कुछ पद्य आपको मिले तो उनको करने का अभ्यास करें। और जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति को आप समझते जाएंगे, तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि कोई हिंदी में अच्छा जानकार हो तो वो हिंदी का गद्यांश और पद्यांश जल्दी समझ में आता है उसे। हो सकता है कि कोई इंग्लिश अच्छी जानता है तो वो अंग्रेजी का गद्यांश और पद्यांश अच्छा समझ में आता है उसे। और संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश यदि हिंदी से पूछेगा तो हिंदी की किताबों में से पूछेगा, संस्कृत से पूछेगा तो संस्कृत की किताबों से पूछेगा, और अंग्रेजी से पूछेगा तो अंग्रेजी वाली किताबों से पूछेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इतनी गारंटी है, क्योंकि आपका लेवल बहुत छोटा है। आसानी से यदि आप हिंदी समझ सकते हैं तो फिर संस्कृत को भी आप समझने का प्रयत्न करें, आप समझ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ आता, 2 बार देखें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद ही प्रश्नों के ऊपर जाएं और प्रश्नों को करने का प्रयास करें। बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं, और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर करें। आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल पा रहा है, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आपके कमेंट पढ़कर बहुत उत्साहित होता हूं, और निरंतर आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप उन विद्यार्थियों तक भी इन क्लासों को, इन वीडियोज़ को शेयर करें जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, और जिन्हें बहुत ज़रूरत है इस तरह की वीडियोज़ की, ताकि उनका कोई फ़ायदा हो सके। हमारी केवल फीस सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। छात्रों के हितों में हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। अपठित गद्यांश की बात करते हैं। अपठित गद्यांश को करने का तरीका हमने देख लिया, और अपठित गद्यांश जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो किसी कथा से, किसी महान व्यक्तित्व की जीवनी से, भ्रष्टाचार से, वातावरण से। आज हम एक अपठित गद्यांश लेकर आए हैं आपके लिए, आप बोर्ड पर देख पाएंगे। पहले उसे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, आप भी उसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले हम उसे समझेंगे और फिर उसके साथ साथ उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक कहानी से अपठित गद्यांश लिया गया है और लिखा है कि कस्मिंश्चिदः वने को अपि काकः निवसति स्म। कस्मिंश्चिदः वने, वने माने वन में, को अपि
कोई काकह माने कौवा। अब इतना तो आप जानते हैं, इसको अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको इसका हिंदी अनुवाद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। किसी वन में एक कौवा रहता था। वर्षायाः अभावे वने कुत्रापि जलम न आसीत। वर्षायाः अभावे, अभाव माने जानते हैं वर्षा की कमी के कारण, वर्षा के अभाव में कुत्रापि यानी कहीं भी जलम न आसीत, जल नहीं था। किसी वन में एक कौवा रहता था और वर्षा के अभाव में कहीं पर भी जल नहीं था। नद्यः तडागाः च जल विहीनाः आसन। नद्यः माने नदियाँ, तडागा माने सरोवर, जल विहीना जल से विहीन हो गए, जल सूख गया, कहीं भी जल नहीं था। एकदा काकः अति पिपासितः आसीत। एकदा माने एक बार, काकः माने कौवा, अति पिपासित यानी बहुत अधिक प्यासा, आसीत माने था। कौवे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। आपने कहानी सुन रखी है, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन संस्कृत में है तो आपको समझने में बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप इसको समझे भी नहीं, प्रश्नोत्तर पर जाएंगे तो गलती करेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले इसे समझना है और वो हम कर रहे हैं। आगे है कि सः इतस्तः अपश्यत परंच न कुत्रापि जलाशय दृष्टः। सह माने उसने, इतस्ततः यानी इधर उधर, अपश्यत देखा, अपश्यत माने देखा, परंच किंतु न कुत्रापि जलाशय दृष्ट, कहीं भी जलाशय उसे दिखाई नहीं दिया। सह जलस्य अन्वेक्षणे इतस्ततः अभ्रमतः। सह माने वह जलस्य यानी जल को, अन्वेक्षण यानी ढूंढने के लिए, इतस्ततः यानी इधर उधर, अभ्रमत यानी घूम रहा था। यावतः अशोह पिपासित काकः ग्रामे गच्छति। यावत माने जब, अति पिपासित काको बहुत प्यासा कौवा, ग्रामे गच्छति गांव में पहुंचा, तावत दूरम एकः घटम अपश्यत। तावत माने तब, दूरम यानी दूर, एकम घटम दृश्यम एक घड़े को उसने देखा। बहुत प्यासा कौवा था, उसको गांव में जाते ही उसको एक घड़ा दिखाई दिया। काकः घटस्य समीपम अगच्छत। कौवा घड़े के समीप गया। घटस्य ऊपरी अतिष्ठतः, और घड़े के ऊपर जाकर अतिष्ठतः माने बैठ गया। सो अपश्यत, स माने उसने, अपश्यत माने देखा, और उसने देखा यत की घटे घड़े में जलम जल, अत्यल्पम यानी अति अल्पम यानी थोड़ा सा, आसीत माने था, उस घड़े में थोड़ा सा ही जल था, ऐसा उसने देखा। अतः दूरम आसीत सह चंचवाः जलम न पातुम अशक्नोत। सह चंचवा यानी चोंच से, सह माने वह, चंचवा माने चोंच से, जलम यानी जल को, न पातुम अशक्नोत पाने में समर्थ नहीं था। किंचित दूरे प्रस्तर खंडान दृष्टवा। किंचित यानी कुछ, दूरे माने दूर, प्रस्तर खंडान दृष्टवा पत्थर के टुकड़ों को, दृष्टवा माने देखकर, सह उपायम अचिंतयत उसे एक उपाय सूझा, एक उसके विचार आया पत्थर के टुकड़ों को देखकर। तो उसने क्या किया कि स ऐकेकम प्रस्तर खंड स्वचंचवाः आनयत। एक एकम यानी एक एक, प्रस्त्रम यानी पत्थर के, खंड यानी खंडों को, चंचवा यानी चोंच में, आनयत माने लाकर, तानि प्रस्तर खंडानि घटे निक्षिपत यानी उन सभी पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाल दिया। यथा यथा पाषाण खंडानि जले निमज्जन, जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े जल में गिरते रहे, तथा तथा वैसे ही वैसे,
एव जल स्तरः ऊपरी आगच्छतः, जल का जो स्तर था ऊपरी आगच्छतः, ऊपर आ गया। जो जल था जैसे ही पत्थर के टुकड़े नीचे जमा होते गए, जल का जो स्तर था वो ऊपर आ गया, क्योंकि जल कम था। कौवे को प्यास लगी थी, उसे पानी पीना था। उसके दिमाग में कंकर को देखकर एक उपाय सूझा। एक एक करके उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी टाइम से, बहुत देर उसको लगी, लेकिन उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़ों को डाला। और फिर क्या हो रहा था, तो उसके परिश्रम का फल उसे प्राप्त हो रहा था। ऊपर्यागतम जलम अवलोक्य काकः अति प्रसन्नम जातः, ऊपर आते हुए जल को देखकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। सह जलम पीतवान, वह जल को पीकर मुक्त गगने च उड्यतः, मुक्त गगन में उड़ गया। उडीयमानः काको अचिंतयतः, उड़ते हुए कौवे ने सोचा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। कार्याणि क्या कार्य, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं सारे जो कार्य हैं। न मनोरथे, मनोरथे न मन की इच्छा केवल करने से नहीं होते। कार्यों को सिद्ध करने के लिए उद्यम अर्थात परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसा उड़ते हुए काक ने, कौवे ने सोचा। तो ये आपके अपठित गद्यांश था और कहानी भी थी, आप इसे पहले पढ़ लिए। और अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, और यही एक तरीका है जो बहुत अच्छा तरीका है। पहले हम कहानी को, कथा को, अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, और अब जब हम प्रश्न करने जाएंगे तो कहीं पर भी हमें किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो। और यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो हम गद्यांश में जाएंगे तो डायरेक्ट सही जगह पे जाएंगे। लेकिन यदि हमने गद्यांश कैसा पढ़ा ही नहीं है तो हम बार बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे अच्छा तो एक बार पहले ही पढ़ लो ना। तो आप सब, मुझे उम्मीद है, ऐसा ही करेंगे। और अब चलते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न लिखा है कि काकः घटे कानि न्यक्षिपतः। काकः, आप प्रश्न बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। काकः घटे कानि न्यक्षिपतः, कौवे ने घड़े में, कानि माने किन को, न्यक्षिपतः यानी डाला। कौवे ने घड़े को घड़े में क्या डाला। तो आप, बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए, कर देंगे आराम से, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो लिखेंगे प्रस्तर खंडानि, क्या डाला, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े। फिर अगला प्रश्न है कि नदी तड़ागाह कीदृशाः आसन्। नदी, तड़ागाह, नदियाँ और तालाब किस प्रकार के हो गए। जल नहीं था तो कैसे हो गए, तो जल विहीना। अब प्रश्न पूछने का भी तरीका है, पूर्ण वाक्य में भी प्रश्न पूछा जाता है और एक वाक्य में भी प्रश्न पूछा जाता है। जो आपका कक्षा 10 का सिलेबस है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो कुछ प्रश्न होते हैं जो एक वाक्य पर पूछे जाते हैं, जिनमें हमें केवल एक शब्द लिखना है। जैसे काकः घटे कानि न्यक्षिपतः, कौवे ने घड़े में क्या डाले, तो प्रस्तर खंडानि, बस अपना उत्तर कंप्लीट हो गया। नदी तड़ागाह कीदृशा आसन्, नदियाँ और तालाब किस प्रकार के हो गए, तो जल विहीना यानी जल से विहीन हो गए। फिर प्रश्न पूछेगा पठित गद्यांश में कि घटे कियत जलम आसीत, घड़े में कितना जल था। घड़े में कितना जल था, तो आप इसमें देखेंगे तो लिखा है कि घटे जलम अत्यल्पम, अत्यल्पम जलम आसीत। घड़े में अत्यल्पम जल, बहुत थोड़ा जल था। फिर अगला प्रश्न पूछ लेगा कि कार्याणि केन सिद्ध्यति, कार्य किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तो उद्यमेन, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ते, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ऐसा एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस प्रकार का एक श्लोक है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में अनायास ही
कोई हिरन प्रवेश नहीं करता, अर्थात परिश्रम उसे भी करना पड़ता है। जिस प्रकार कौवे ने परिश्रम किया, प्रस्तर खंडानी, पत्थर के टुकड़ों को उसमें डाला। अब बात करते हैं पूर्ण वाक्य के आधार पर आपको जो प्रश्नों के जवाब देने हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आगे का जो प्रश्न है वो पूछा है, लिखा है इसमें कि उड्डीयमान है काकः किम अचिंत्यतः। उड्डीयमान है काकः, उड़ते हुए कौवे ने किम अचिंत्यतः, क्या सोचा। तो बड़ा आसान है, उसने सोचा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ऐसा उसने सोचा कि उद्यम से या परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्य, मनोरथ से नहीं। अगला है कि उपर्यागतम जलम अवलोक्य काकः कीदृशः अभवत्। ऊपर आए पानी को देखकर कौवा कैसा हो गया। तो लिखा है फिर कि ऊपर आए हुए जल को देखकर कौवा कैसा हो गया। तो कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया। तो उपर्यागतम जलम आने दृष्टवा काकः प्रसन्नम अभूत, प्रसन्न हो गया। अब बात करते हैं मित्रों भाषिक कार्यम यानी व्याकरण के कार्य की। इसके अंतर्गत व्याकरण का कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है या व्याकरण से संबंधित किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग नहीं पूछा जाएगा, विलोम और पर्याय पद आपसे नहीं पूछे जाएंगे, हटा दिए हैं। तो भाषिक कार्य में आपसे क्या पूछा जाएगा, कर्ता, कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, इस वाक्य में क्रिया कौन है, ऐसा पूछा जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे पूछ लेगा स घटम अपश्यत, उसने घड़े को देखा, स घटम अपश्यत है। यहाँ पर कौन सा पद सर्वनाम है तो वो आपको लिख देना है। जैसे वो पूछेगा कि स घटम अपश्यत है और कहेगा कि निम्नलिखित वाक्येषु सर्वनाम पदम किम, तो आप लिखेंगे सह। जो घड़े जो सर्वनाम पद है वो कौन है, सह पद सर्वनाम है। सह माने वह, उसने घटम यानी घड़े को, अपश्यत यानी देखा। या मित्रों यूं पूछ ले कि दूसरी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, सर्वनाम के इस हिसाब से भी आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि काकः घटम अपश्यत। तो रेखांकित वाक्य में कर्ता कौन है, तो कौन करता है, जो अपनी क्रिया को करने में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है वो करता है। तो कौवा जो है वो करता है। या फिर आपसे यूं पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो अपश्यत है यानी देखा, देखना एक क्रिया है, तो ये क्रिया है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य, एक शब्द के प्रश्न, पूर्ण वाक्य के प्रश्न और फिर भाषिक कार्य यानी व्याकरणात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि अपठित गद्यांश करने जा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में करने जा रहे हैं, किसी रसखान की पंक्तियां है, कन्हैयालाल सेठिया की कोई कविता है, मुंशी प्रेमचंद की कोई कथा है, इंग्लिश में कोई लेख है, किसी के व्यक्तित्व पर कोई पाठ है, या फिर संस्कृत में किसी परोपकार पर, संस्कृत की महिमा पर, भ्रष्टाचार पर, वातावरण पर, विज्ञान पर, या किसी महापुरुष के ऊपर किसी 4, 7, 8 लाइनें हैं और उसके नीचे 7, 8 प्रश्न, उनके जवाब आपको देने हैं। तो आपको सबसे पहले, और बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप बार बार गलती करते हैं, आपकी विचारधारा ही नहीं होती कि हम पहले गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें, करे जा रहे हैं, सब एक तरह से लगे हुए हैं। जाते ही अपठित गद्यांश और पद्यांश देखा, पैसेज देखा, प्रश्नों पर पहुँचे और ढूंढना चालू करते हैं, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसको पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और वो सही करते हैं। हम देखते हैं कि हमने अपठित गद्यांश को तो सही किया था, ये तो मुझे पूरा ही आ गया था, इसमें गलती कहाँ हो गई, मेरे नंबर कम क्यों आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि आपने अपठित गद्यांश को देखा नहीं। 7 प्रश्न थे, 4 आपको आ गए, 3 आपने गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए? क्योंकि आपकी समझदारी को
जांचना, समझदारी का परीक्षण था अपठित गद्यांश। परीक्षा हॉल में ही आपको वो अपठित गद्यांश क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप कितने समझदार हैं। आप तुरंत किसी पद्य को, किसी कहानी के टुकड़े को पढ़कर कितनी समझदारी गेन करते हैं, और फिर जितनी समझदारी गेन करते हैं उसका परीक्षण है ये आपका अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश, ये आप एक बात सोचिए कि भाई एग्जामिनर अपठित गद्यांश देकर आपको ऐसे प्रश्नों को खोजना नहीं सिखा रहा है कि आप कैसे चुन लेते हो, आप कैसे कैसे ढूंढ लेते हो, कैसे किस तरह से चुन लेते हो, इस तरह से आपको नहीं सिखाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार से पहले उसे समझ लेते हो और समझने के बाद किस प्रकार से आप उसका रिएक्शन करते हो, किस प्रकार आप अवबोध करते हो। तो आपकी समझदारी का आकलन है अपठित गद्यांश। आपकी समझदारी के लेवल को जांचने के लिए अपठित गद्यांश दिया ही गया है। तो इसलिए आप करें क्या कि पहले उसे पढ़ें, फिर उसे समझें, पढ़ते जाएं, समझते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं। ये सिस्टम आपने एक बार फॉलो कर लिया तो आप प्रश्नों तक पहुंचते पहुंचते इतना सरल अनुभव करोगे कि एक बार प्रश्न पढ़ोगे डायरेक्ट उत्तर लिखोगे, एक बार प्रश्न पढ़ोगे डायरेक्ट उत्तर लिखोगे। यदि आप डायरेक्ट प्रश्नों पर गए तो फिर क्या करना है? फिर भी आपको 5-7 बार गद्यांश पढ़ना ही है, क्योंकि आपको तो गद्यांश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लगे हो पढ़ने, फिर उसको पढ़ोगे। इससे बढ़िया तो है कि आप 5 मिनट में उसको आराम से पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। बहुत लेवल का गद्यांश आपके नहीं आएगा, बहुत सिंपल आएगा, मुझ पर विश्वास रखिए। और पिछले जो गद्यांश है, नहीं माने तो आप उनको भी देख लीजिए जो पेपर आपके बाद में हुए हैं। मैंने आपको ये गद्यांश सॉल्व कराया, इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। 10 नंबर का मामला है और 10-5 गद्यांश, 2-5 गद्यांश में और इसी तरह से सॉल्व कराता रहूँगा। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस प्रकार से ये वीडियो पसंद आया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।